अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से जारी है। और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको आगाही फराहम की जा सके उस तमाम तर सूरत हाल से जो इस वक्त दुनिया भर में क्रिएट हो चुकी है इस वायरस को लेकर। तो पहले मैं चाहूँगी शहजाद रजा जो कि मेरे साथ मौजूद हैं आज की ट्रांसमिशन में। शहजाद, आपकी इजाज़त से देखने वालों को मैं बता दूँ कि इस वक्त दुनिया भर में जो केसेज हैं उनकी तादाद 36,93,000 से तजावुज़ कर गई है। यानी अब ये बहुत तेज़ी के साथ जो है ये 37 लाख की जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है और 12,24,000 मरीज इनमें से सेहतयाब हुए हैं, लेकिन 2,55,500 अमवात भी हो चुकी हैं कोरोना की वजह से। शहजाद जी, और मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान का भी थोड़ा सा बता दीजिए। रिपीट करना इसलिए अहम है कि ताकि लोगों को अंदाजा हो कि सूरत हाल यहाँ पर क्या चल रही है और कितने हैं। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में जैसे कि आप कह रहे हैं तो मैं बता दूं कि कोरोना केसेस की तादाद जो है वो 22,000 से बढ़ चुकी है। 22,500 केसेस इस वक्त 22,049 केसेस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। 5,801 अफराद जिनको ट्रीटमेंट दिया गया वो सेहतयाब हुए हैं, घरों को वापस चले गए हैं। लेकिन बदकिस्मती से 514 अफराद जो हैं वो जांबर नहीं हो सके, उनकी जान गई है कोरोना की वजह से। और पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें, क्योंकि कल हम इस वक्त ट्रांसमिशन भी कर रहे थे, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 548 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 9,857 कोरोना टेस्ट किए गए हैं मुल्क भर के अंदर। जी बिल्कुल, और ये जो हम बात कर रहे हैं फ्लैटन द कर्व, ये अहम है और इसमें कुछ देर यकीनन हो सकती है क्योंकि साथ साथ जैसे आप टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो तादाद भी बढ़ सकती है। खैर, इस पर बहस करते हैं, लेकिन मैं आपको मेहमानों का आसमा तारुफ अगर करवा दूं। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, शुक्रिया आपका। आमिर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया। आमिर दुरानी साहब। आफ्ताब जहांगीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली, वो भी हमारे साथ हैं। आप आमिर साहब और आफ्ताब साहब, आपकी इजाज़त से कैसर अहमद शेख साहब से अगर मैं पहला सवाल करूं। कैसर अहमद शेख साहब, आपसे मुराद अपोजिशन के पुरजोर मुतालबे पे कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, लेकिन साथ साथ आप भी इस बात को मानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, आपस में मिलजुल के बैठना नहीं है, जमघट्टा नहीं करना। क्या हासिल करना चाहते हैं इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास से? दीगर फोरम भी हैं आपके पास, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतों के साथ, लेकिन फिर भी कौमी असम्बली के इजलास पर इसरार क्यों? कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ इस पे तो कोई बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौमी असम्बली एक बहुत इम्पार्टेंट हमारा फोरम है। अगर कौमी असम्बली का फोरम इम्पोर्टेंट ना होता तो फिर ये इस असम्बली की जरूरत ही क्या थी? मैंने उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया, वहाँ पे उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया। सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है हमारा, लेकिन बड़े स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त। जो इज्तिमाई सोच होती है ना, हमेशा दुनिया में उसी की अहमियत है। कोई एक दिमाग उस तरह नहीं सोच सकता जो कि मिल के जो इज्तिमाई सोच होती है। और हमेशा दुनिया में जो मसाइल का हल निकला है वो सूझबूझ से एक दूसरे की बात सुन के उसमें फिर मसाइल का हल निकलता। तो ये तो लाजमी है, उसके बगैर तो देखिए। और 2 महीने से हमारी असम्बली नहीं हो रही, 2 महीने तकरीबन बाद 13 तारीख को मार्च से हमारा सेशन जो प्रोरोग हुआ था। तो अब ये तो बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ इससे कई बेहतरी की बातें निकलेंगी। देखिए, कोरोना वायरस पूरी दुनिया की एक वबा है, हमारे मुल्क में भी ये वबा है। आपने बता ही दिया कि कितने केसेस हैं, लेकिन अभी तक दूसरे मुल्कों की निस्बत हमारे यहाँ हालात कंपैरेटिवली कंट्रोल में हैं और अल्लाह करे ये आइंदा भी कंट्रोल में रहे। तो ये जो बहुत ज़रूरी है इस वबा पे तमाम का मिलके, अगर कोई एक बंदे ने फैसला कर लेना होता तो फिर तो ये सारी दुनिया के इंस्टीट्यूशन या ये दुनिया में आपस में जो सिलसिला उसकी जरूरत ही नहीं थी। और ये कह देना कि सिर्फ कोई टेक्नोक्रेट या सिर्फ डॉक्टर, या देखिए हालात इतने दिगरगू हो गए हैं। हमारी इकानमी मसलन आज से 2 साल पहले 5.8% हमारी तरक्की हो रही थी, ग्रोथ थी। आज तवक्को की जा रही है कि 1.5% माइनस हो जाए। ये पहली बार है एक सवाल फिर आगे बढ़ते हैं, आसमान ने भी आपसे करना होगा। कैसर साहब सवाल सुन लीजिए, आप दोस्त फरमा रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब सवाल सुन लीजिए, आप सही फरमा रहे हैं। सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है, उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं, मैंने करने की कोशिश की, जसारत की है। सवाल सुन लीजिए कैसर साहब, आपको आवाज आ रही है तो सवाल सुन लीजिए। कोई ऐसा हमें एविडेंस नहीं मिलता मां सिवाय 1-2 ऐसे इश्यूज के कि कौमी असेंबली में कोई कंसेंसस रीसेंट पास में डेवलप किया हो। एक तरफ से इल्जाम लगते हैं तो दूसरी तरफ से जवाब आते हैं। तो इस मौके पे इसके ऊपर भी सियासत खेलना चाहते हैं क्या आप? ये कोई सियासत वाली बात कौन कर रहा है? हम तो चाह रहे हैं कि मिलजुल के इस
मौके पे सब पाकिस्तानी हम मिलजुल के इज्तिमाई तौर पे मुल्क की बेहतरी की सोच निकालें। चलें, ठीक अगर इससे पहले अगर फर्ज कीजिए आपकी बात को मानते हुए इससे पहले अगर कोई हल नहीं निकला तो फिर तो ये सब इदारों को खत्म कर देना चाहिए। आपका तो आर्गूमेंट इस तरह जा रहा है कि दुनिया में इन इदारों की जरूरत ही नहीं है, ये जमहूरियत की जरूरत ही इदारों की जरूरत है, जो लोग बैठे हैं वो कंसेंसस नहीं डेवलप कर पाए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। कैसे साहब, आपकी जानिब हम दोबारा आएंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि इन इदारों की जरूरत नहीं है या ये वो काम नहीं कर रहे जो इनको करना चाहिए, लेकिन और बहुत सारी चीजें जिन पर बहस हो सकती है। यकीनन हम आपके पास दोबारा आएंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपने बातें सुनी कैसर अहमद शेख साहब की, वो ये कह रहे हैं कि एक अकेला दिमाग जो चीजें नहीं सोच सकता, बहुत सारे दिमाग अगर मिलकर बैठेंगे, एक ही जगह पर बैठेंगे, तो हो सकता है कि इससे बेहतर फैसले हो पाए जो अभी तक गवर्नमेंट ने किए हैं। आपका इस पर क्या सर, आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? ये जो ओपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ एक्यूजेशन जमा कराई गई थी, गोके वापस ले ली गई हैं क्योंकि इजलास तलब हो चुका है, इस पर आप क्या कहते हैं? वाकई ये इजलास बुलाया जाना जरूरी था? और अब जिस तरह से ओपोजिशन समझ रही है कि इससे बहुत सारे मकासद हासिल हो पाएंगे, आप भी यही समझते हैं इससे कुछ नई चीजें सामने आएंगी इस इजलास के बाद? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। जी देखिए, ये टाइमिंग होते हैं। आज मतलब ये सूरत हाल है कि हम जो है इस वक्त मुसलसल इस डिमांड कर रहे हैं हुकूमत के साथ कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। तो अब हम समझते हैं कि जी अब इंटरेक्शन करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये सोच हमारी ऑपोजिशन की और सबकी ये सोच है, बिजनेस कम्युनिटी की और सबकी ये सोच है। तो हमें इस मौके पर इजलास बुला लेने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसके अंदर एहतियात का हमें इख्तियार करना चाहिए। अच्छा, कैसर साहब जो है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा माशाल्लाह, इनकी सोच बड़ी पॉजिटिव सोच के मालिक हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो इनकी लीडरशिप है या इनके जो दूसरे दोस्त हैं, साथी हैं, वो इनसे बड़ी मुख्तलिफ राय रखते हैं। जो अभी शहजाद भाई ने बात की कि भाई अगर इजलास बुलाकर और उसमें अपने ही किस्से कहानियां चलानी है तो उससे बेहतर यह है कि आप इजलास बुलाए बगैर भी कोई अमल किया जा सकता है। लेकिन अगर इस इजलास को पॉजिटिव लेना है, इसमें से कुछ चीज हासिल करनी है और आवाम के फायदे के लिए कोई पॉजिटिव डिस्कशन करनी है, कोई आउट निकलना है इसका, तो फिर तो ये इजलास बहुत जरूरी है और इसको होना भी चाहिए। जमहूरियत का हुस्न भी यही है। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि बहुत दूसरे मसाइल को छोड़कर एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने के बजाय हमें बैठकर ये पॉजिटिव कोई एक चीज निकालनी चाहिए कि इससे किस तरह निकला जाए, क्योंकि पूरी दुनिया का इशू है, सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। अगर ये पाकिस्तान का इशू होता तो फिर तो हम इस पर ये कंसे होता हमारा, लेकिन ये पूरी दुनिया का इशू है। जिस तरह दुनिया ने इससे निकलने की कोशिश की है, हमें भी उसी तरह से निकलना है, क्योंकि इसका कोई और इलाज है ही नहीं। तो इसका इलाज इख्तियार करते हुए, एहतियात है इसका इलाज, और उसको इख्तियार करते हुए अगर इजलास बुलाया जाए और उसको पॉजिटिवली रखा जाए इसी एक इशू के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। जी आसमा, कोई और सवाल? बिल्कुल, मैं कैसर साहब से इस पर बात करना चाह रही हूँ। कैसर साहब, आपने आफ्ताब जहांगीर की बात सुनी है, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आप क्या बताएंगे कि वजह क्या है, जिम्मेदार कौन है कि ऐसी सूरत हाल में, जब दुनिया भर में इमरजेंसी की सी सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर भी है यकीनी तौर पर, जिस इत्तेहाद का, जिस यगानगत का, जिस कौमी यकजहती का मुजाहरा किया जाना चाहिए था, खा वो गवर्नमेंट हो खा वो अपोजिशन हो, इनके दरमियान वैसा इत्तेहाद व यगानगत हमें दिखाई नहीं दे रहा है। किसको आप जिम्मेदार समझते हैं? क्यों नहीं हो पा रहा है इत्तेफाक राय किसी भी एक चीज को लेकर? देखिए, आफ्ताब साहब मेरे दोस्त हैं, मिलके हम कराची रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की जो आपने कहा ना। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट है, ये मौका ऐसा है ही नहीं कि हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करें। हमारा मुल्क है, हम सब पाकिस्तानी हैं और सब बेहतरी चाहते हैं। देखिए, अपनी अपनी सोच हो सकती है। मैं नहीं समझता कि इस मौके पे किसी को भी कोई सियासत करनी है और ना ही सियासत बनती है। देखिए, हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना, वो दूसरे मुल्कों से बड़े डिफरेंट है। आप अंदाजा कीजिए कि अभी असद उमर कह रहे थे कि कोई नए 5 से 7 करोड़ बंदा वो जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे चला जाएगा और करोड़ों बंदे कोई बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये मुल्क, बाकी मुल्कों की ये सूरत हाल नहीं है। हम तो ज्यादातर लोग हमारे थोड़ी इनकम वाले लोग हैं, हम तो कॉन्स्टिट्यूएंसी के बंदे हैं, अपने अपने हलकों के बंदे हैं। हम, मुझे पता है, आफ्ताब भाई को पता है, सब लोगों को, MNAs को पता होता है कि उनके इलाके में लोग किस किस्म पुरसी से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये हालात पे हमारे लिए अपने पर्टिकुलर हालात हैं, इस पे हम सब ने गौर करना है कि हम इन हालात से कैसे बाहर निकले। मैं एक बात पहले आपसे कर रहा था कि पाकिस्तान 5.8% से तरक्की कर रहा था। इस साल का एस्टीमेट है कि 1.5% हमारी नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। तो ओवरऑल 7% का फर्क है। 7% का मतलब ये है, ठीक हो गया, तकरीबन कोई तकरीबन
जो 7% का मतलब ये है कि तकरीबन कोई 21 अरब डॉलर हमारी, या जिसको आप कह सकते हैं कि ठीक। 3,000 अच्छा, कैसर अरब अहमद शेख साहब, आमिर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कम हो जरा जाए इनकम ये मैं एक ही चाहूंगा साल में, आप होनी चाहिए वो ना कैसर हो, साहब वक्त बचाने के लिए आमिर साहब को जरा क्योंकि मुझे शामिल इज्तिमाई गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। आमिर दुरानी साहब, कैसर अहमद शेख साहब की बात से एग्री करेंगे आप? इकोनॉमी के जो फिगर्स दिए और ग्रोथ में जो डिक्लाइन बताया, और 21 अरब डॉलर उन्होंने कहा कि एस्टिमेटेडली पाकिस्तान लूज कर देगा, वुड यू एग्री विद हिम? जी देखिए, मैं ना उनसे एग्री करूंगा ना डिसएग्री करूंगा, क्योंकि ये इकोनॉमी और इकोनॉमिक मेजर्स जो हैं, इस वायरस ने, 1 ग्राम वायरस ने पूरी दुनिया को समझा दिया है कि हमारा जो तरीका है मुआशी तरीके और मुआशरे को देखने का, वो बिल्कुल गलत रहा है। तो ये 21 अरब डॉलर का है, 27 का है, ये बात तो हतमी है कि पाकिस्तान जो है एक मुश्किल हाल से गुजरेगा, ये बात मैं दुरुस्त मानता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो मनफी 1.5, अगर हम 20वीं सदी की एदाद शुमार और उसकी जो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करें, तो ये सही कह रहे हैं कि वो -1.5 की फिगर जो PMLN के पास आई है, ये आई है IMF के जरीदे से। तो अगर आप IMF को पढ़ेंगे तो आप खुद जाके बाकर साहब से स्टेट बैंक में बात कर लें, या क्यू ब्लॉक जाके आप हफीज साहब से बात कर लें, वो आपको ये बताएंगे कि ये उनका एक एस्टिमेट है जो कि उसके किसी हकायक ना, इसके अंदर कोई इस वक्त की फसलें कटी हैं उसकी टोटल टनेज का कोई उसमें अमल दखल है, ये एनुअलाइज्ड एस्टिमेट्स हैं जो इस वक्त उछाले जा रहे हैं। मेरे ख्याल में इनकी उतनी ही वक़्त है जितनी कि इस वक्त लोग ये कह सके कि उन्हें पता है कि कोरोना के साथ आगे क्या होने जा रहा है। तो ये प्रेडिक्शन मेरे ख्याल में खाम है। अच्छा आमिर साहब, ये फरमाइएगा, आपने कहा कि उस तरीके से मईशत को मुख्तलिफ ममालिक के अंदर नहीं देखा जाता रहा जिस तरीके से देखा जाना चाहिए था, या अब तक जो भी सूरत हाल सामने आई वो बताती है कि वो तरीक़ाकार गलत थे। आप क्या कहेंगे, कोरोना से पहले जो सूरत हाल थी पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं, वो भी सर आपके सामने है। कोरोना के दौरान जो सूरत हाल है वो भी सबको मालूम है, लेकिन आफ्टर कोरोना आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि हमें अपने माशी ढांचे में क्या तब्दीलियां करनी चाहिए कि जिस तरह की सूरत हाल अभी हमें फेस करना पड़ रही है इस क्राइसिस की वजह से, उस तरह की सूरत हाल आइंदा अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा क्राइसिस आता है पाकिस्तान में तो हमें फेस न करनी पड़े। सर जी देखिए, ये आइंदा की सूरत हाल देखने के लिए पहले ये देखना है कि हम इससे पहले क्या करते रहे। सही। इससे पहले हम लोग जिसको हम कहते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर इकोनॉमी चलाते रहे, जिसके लिए हमारी जो पिछली हुकूमतें थी, और किसी हद तक अभी भी PTI ने वो डगर बदली नहीं है, क्योंकि अभी भी हम इकोनॉमी को एक ब्रिक एंड मॉर्टर, तो जो सबसे पहली तब्दीली पोस्ट कोविड आनी चाहिए कि इंसान को सबसे आगे रखना। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि इस वक्त अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक, जिनको हम मैक्रो इंडिकेटर्स, जो कि हम यहाँ डिस्कस कर करके थक गए हैं पिछले, जब से ये कोविड से पहले, तो वो इस वक्त एक्चुअली बेहतर हो रहे हैं। आप चाहे स्टेट बैंक का इदाद शुमार उठाएं, चाहे आप वर्ल्ड बैंक का इदाद शुमार उठाएं, चाहे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो आपका डेफिसिट बेहतर हो रहा है, आपकी जो टोटल आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो बेहतर जा रही है। इस वक्त अगर आप ये देखें तो सिर्फ जो हमने सोचा था कि डॉलर पता नहीं 200 पे चला जाएगा, डॉलर इस वक्त बेसिकली उसकी कीमत गिर रही है। तो क्या ये हम कोई फंडामेंटली बड़ी कमाल कर रहे हैं? हम एक्चुअली कोई कमाल नहीं कर रहे, एक्चुअली हमें इकोनॉमी का कुछ अता पता नहीं होता है। तो इस वक्त जो चीज देखने वाली है कि हालांकि हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स काफी हद तक ठीक हो रहे हैं, माइनस रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू का जो शॉर्टफॉल होगा वो होगा, लेकिन हमारे पास और वसाइल आ गए क्योंकि तेल की कीमत इतनी गिर गई है कि हम उसमें से कवर कर सकते हैं अपने रेवेन्यू साइड को। सवाल जो पैदा होना है कि इस वक्त सबसे बड़ी जो चीज कि कितने लोग अपने जो एम्प्लॉयमेंट है, उनका जो जरिया मुआश है, उससे वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं। तो ये एक डिस्प्रोपोर्शनेट चेंज आ रहा है जो कि हमें एक सिर्फ हेल्थ पेंडेमिक के बारे में नहीं बता रहा, वो हमें ये भी बता रहा है कि ये हेल्थ पेंडेमिक, तो इस वक्त आप देखें, मैं तो अभी अब गया हूँ बाहर, मुझे तो कोई इतने ICUs जो है भरे हुए नजर नहीं आए, तो ज्यादा मुझे भूखे लोग नजर आए। तो मैं ये चाहता हूं कि इस वक्त हमें जो पोस्ट कोविड स्ट्रेटजी है, सबसे पहले ये देखना है कि हमने अपनी मईशत को पहिया किस तरह चलाना है कि लोगों को रोजी मुयसर हो, ना कि हम कोई बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करें। ठीक, आफ्ताब जहांगीर साहब ये बताइए कि SOPs हुकूमत ने जारी किए, उनके तहत आहिस्ता आहिस्ता जो है लॉकडाउन खोला जाएगा, लेकिन आप जो आम आवाम है, लोग हैं, उनके ऊपर ये SOPs कैसे लागू करेंगे? एक ताजिर है, एक दुकानदार है, उसको जुर्माना किया जा सकता है, उसकी दुकान बंद कराई जा सकती है, लेकिन जो कस्टमर है उनके बारे में क्या ख्याल है? वो SOP उनको कौन फॉलो करवाएगा?
लेकिन शहजाद बात यह है कि ये मुसलसल 2 महीने से आप लोगों ने, मीडिया ने जो किरदार अदा किया है वो बड़ा पॉजिटिव है। आपने लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की है कि इसका इलाज जो है, देखिए वो इलाज, इसका भी कोई वैक्सीनेशन, मैं बार बार ये कहता हूँ, कोई ऐसी एक चीज इजाद नहीं हुई कि जिसको खाने के बाद आप समझें कि आप सेफ हो गए। इसका इलाज ही एहतियात है, और वो एहतियात जो है वो हर किस्म की एहतियात है। घर से गैर जरूरी निकलना, लोगों से मुलाकातें करना, और बगैर जरूरत के तहत बाजारों में घूमना, ये सारी चीजें जो कि हम माजी में रमजानों में देखा करते थे, तो वो ना हो। बल्कि ये मैं समझता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है हुकूमत को। अगर इस इजलास के अंदर कैसर साहब और हम सब मिलकर एक कानून साजी करवा लें, या एक कोई ऐसी बात कर लें कि हम टाइमिंग सेट कर लें कि हमने अपनी जिंदगी के टाइमिंग कैसे गुजारने हैं। 8 से 5 पूरी दुनिया के अंदर कारोबार होता है, हम उसे 6 बजे तक ले जाएं, उसके बाद हफ्ता इतवार को हम 8-9 बजे तक का रिलैक्सेशन दे दें, ताकि लोग जो है वो, और शादी ब्याह जो है वो 10 बजे के बाद हर किस्म से, मतलब हर तरह से उसको सख्ती से उस पर पाबंदी लगाई जाए। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपका ये, क्योंकि आप रहना आपने इसके साथ है, जब तक इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं निकलता तो आपने अपनी जिंदगी कोरोना के साथ गुजारनी है। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि इसके अंदर एहतियात को अपने सामने रखें, और ये मेरी जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने आप को, अपनी हिफाजत करूं, अपने घर वालों की हिफाजत करूं, और अपने आप को बचाऊं। क्योंकि मेरे मरने से मेरे घर वाले अफेक्ट होंगे, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट को बड़ा फर्क पड़ जाएगा कि आफ्ताब जहांगीर के मरने से मेरे घर वालों को फर्क पड़ेगा। तो मुझे अपनी हिफाजत खुद करनी है, मुझे अपने घर वालों की हिफाजत करनी है। तो जो SOPs बनाई है, दुकानदारों को, ताजिरों को चाहिए उस पर भी वो भी अमल करें, और उससे बढ़कर जो हम सार्फिन हैं, हम लोग हैं, हमें ज्यादा जरूरत है उस पर अमल करने की। तो ये कि कैसर भाई, मैं ये चाहूंगा कि हम कोई ऐसा मूव लाएं कि ये टाइमिंग जो है कि वो इसकी एक वो हो जाए कि 8 से 5 टाइमिंग करवा दें, और उससे बिजली की बचत होगी, उससे बहुत सारी चीजों की बचत होगी, आपकी फैमिली टाइज मजबूत होंगी, आप अपने घरों में रहेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे, तो आप बहुत सारे फवायद हैं यकीनी तौर पर आफ्ताब साहब, अगर हम इस चीज़ पर अमल करते हैं। अच्छा कैसर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। आज हम देख रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात ने एक बात की है और उसके बाद अपोजिशन की जानिब से बहुत सारे जवाबात तो आ रहे हैं। मैं आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगी। कहा उन्होंने ये है कि अगर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वतन वापस आकर लैपटॉप के आगे ही बैठना था, तो लैपटॉप तो उनके पास बाहर भी मौजूद था, तो फिर वो पाकिस्तान क्या करने आए हैं? कुछ आप हमारे देखने वालों के लिए कुछ वजाहत देना चाहेंगे इस पर? आपकी मालूमात के मुताबिक, आपके इल्म के मुताबिक, यहाँ वापस आकर उन्होंने अभी तक कौम के लिए क्या किया है सर? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कि ये जो तनकीद हो रही, पता नहीं हमें क्या हो गया इस कौम को, हमें इन मामलात पे, कि आफ्ताब साहब ने सही कहा कि हम कोई फैसले करें जो कि फैसला करने वाले हैं। टाइमिंग्स की उन्होंने बात की, मैं एंडोर्स करता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आई कि हम सिर्फ एक दूसरे की मुखालफत के अलावा क्या इस मौके पे भी हमारे पास और कोई टॉपिक नहीं है। अब खुद अंदाजा कर लीजिए कि वो ऑल द वे यहाँ आए, पहले वो लंदन थे, कहते थे वो आ क्यों नहीं रहे, अब वो यहाँ आ गए, और ये आके सबसे पहले तो उन्होंने जाके जो स्पीकर साहब ने इजलास बुलाया उसमें शिरकत की, ताकि वो अपनी अपनी तजावीज़ दें। उसके बाद उन्होंने अपने पूरी पार्टी की मीटिंग की, फिर हमारी CEC की मीटिंग हुई, और जगह जगह उन्होंने इंटरव्यू दिए। आप बताइए कि और क्या अपोजिशन लीडर पार्टी की यानी असेंबली की मीटिंग तो हो नहीं रही, और इस किस्म का एतराज, मैं हैरान हूं कि हुकूमत चाह क्या रही है, बजाय कि वो ये काम करे कि कोरोना वायरस के ऊपर कोई डिस्कस करें या उस मसाइल का हल निकालें। कभी वो 18वीं तरमीम लेके आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, मुझे आप बताइए एक जो आसमा सवाल कर रही थी कैसर अहमद शेख साहब, उसमें अपोजिशन, आप बहुत सीनियर सियासतदान हैं, सवाल सुन लीजिए, हम अपने में देख रहे हैं, सवाल सुन लीजिए कैसर साहब, वो करोड़ों बंदे, कैसर अहमद शेख साहब सवाल सुन लीजिए, और हम जाके उनको कोशिश कर रहे हैं राशन पॉइंट। लेकिन सवाल ये आसमान ने बात की, सवाल सुन ले मेरा, कि हजारों लोगों अपोजिशन गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। शहबाज शरीफ साहब ने, कैसर साहब सवाल सुन लीजिए, फिर बिल्कुल आप अपनी बात जारी रखिएगा प्लीज। कैसर अहमद शेख साहब सवाल सुन लीजिए। जो आसमा बात कर रही थी, शहबाज शरीफ साहब यकीनन आके उन्होंने मेहनत की होगी बकौल आपके, लेकिन अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट इन वेटिंग होती है। आप ये मशवरा दें कि हुकूमत क्या करे, और अगर वो हुकूमत नहीं करेगी तब आप उसको यकीनन तनकीद का निशाना बनाएं। पेट्रोल की कीमत कम हुई, 3 माह के बिल जो है उनमें वेवर मिली, गरीबों में पैसे तकसीम किए गए, और क्या चीज है जो कर सकते हैं? मशवरे दें ना तनकीद के बजाय। ये क्या चीज है जो हुकूमत को असल में उनको प्लानिंग तो है नहीं।
मैं खुद फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन था, मेरे साथ असद उमर थे, हम कई सालों आपस में डिस्कस ये करते रहे। अब ये पेट्रोल की कीमत इन्होंने कम की, दुनिया में पिछले 15 दिन पहले -$36 हो गया, यानी वो कह रहे हैं एक बैरल पेट्रोल भी ले लो और $36 हमसे ले लो। तो तब इन हालात में हम तो आज से 2 महीने पहले कह रहे हैं कि 70 रुपया होना चाहिए, अभी मैं कह रहा हूं कि कम से कम 50 यानी 50 रुपया हमें करना चाहिए। क्या पेट्रोल की कीमत कम की है लोगों का? जब तक आप, अच्छा उससे क्या होगा? उससे आप इकानमी को अपनी तबाह कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री नहीं चल रही, क्योंकि आपने दुनिया का मुकाबला करना है। इसी अच्छा, तरह क्या करें कैसर साहब, आप बता दीजिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए इन हालात में क्या करे गवर्नमेंट, क्या तजवीज है आपके पास? मशवरे देना सर, करें क्या? तनकीद छोड़ें, मशवरा दें। लगा के अभी इन्होंने, हम तो यही कह रहे थे, कितने मेरे प्रोग्राम हैं जिनमें मैंने आपसे ही कहा, आपके प्रोग्रामों में, कि ये पॉलिसी रेट को कम करें। दुनिया में ये समझा जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी ये है कि अगर पॉलिसी रेट ऊंचा होगा तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम होगी। हालांकि हमारे मुल्क में कास्ट पुश इन्फ्लेशन है, यानी अगर चीज ही आपकी महंगे, क्यों हमारे यहाँ फुली डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है हमारी, इसी वजह से हमने इतना लेट ये कम किया, अभी भी और कम करने की जरूरत है। अगर आपके करोड़ों बंदे रोजगार नहीं है, लोगों के पास जो 40,000 मजदूर थे, अब मेरे इलाके चंडियोट में जो लकड़ी का सबसे बड़ा काम होता है, तमाम वर्कशॉप बंद पड़ी हैं, वो बेचारे क्या करें, उनके पास खाने का नहीं है। अब कोई भी किसी MNA से पूछ ले, वो अपने अपने हल्के में जाए और ये देखे कि इतने हालात इस किस्म के कभी हमने अपनी जिंदगियों में नहीं देखे। ठीक हो गया। आमिर दुरानी साहब, कैसर अहमद शेख साहब जो बात कर रहे हैं, मैं बार बार उनसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मशवरा दें, बताएं हुकूमत क्या करे, और फिर अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आप तनकीद का निशाना बनाएं। आमिर दुरानी साहब, कैसर साहब वक्त थोड़ा कम है, आमिर साहब को सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपकी जानिब। 1 मिनट में मैं मशवरा सिर्फ देता हूँ, मशवरे देता हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी भी पेट्रोल की कीमत 20 रुपए और कम होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी रेट है अभी भी 2 से 3 और कम होना चाहिए। पॉलिसी रेट कम होना चाहिए, पेट्रोल की कीमत 5,000 तक के जिसके बिजली के ये गैस के बिल हैं, वो हुकूमत को नहीं, उन छोटे लोगों पे हुकूमत को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ, देखिए मैं अब एक आपको बड़ी अहम बात करने सर, वक्त कम है कैसर साहब, बहुत टाइम ले लिया। आमिर दुरानी साहब, आपका वक्त जा रहा है, बात कीजिए। आमिर दुरानी साहब, बड़ी जरूरी बात है, बस इसके बाद मैं बात आप कहेंगे तो कैसर साहब वापस आ जाते हैं, जरा आमिर दुरानी साहब को सुन लें। बात आप सुन लीजिए, फिर एक जरूरी बात सुन लीजिए। पाकिस्तान में छोटे SME को कुल कर्जे में से 7% कर्जा मिलता है, 93% बड़े को मिलता है। इंडिया में 27% ठीक है कैसर साहब, आपके जो तजावीज हैं, आपके जो मशवरे हैं, हमने सुन लिए हैं। अभी किस कदर इन पर अमल दरामद मुमकिन है, ये हम जान लेते हैं। आमिर दुरानी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, आप फरमाइएगा, ये जो बातें, जो तजावीज दी गई हैं कैसर साहब की जानिब से, आप क्या समझते हैं, ये काबिल अमल हैं? अगर हैं तो आप क्या वजह देख रहे हैं, क्यों फिर गवर्नमेंट इन पर अमल नहीं कर रही है? आमिर साहब, वजह क्या है? छोटे के लिए और कितना बड़े? सर, आपका सवाल मैं सुन नहीं पा रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ कैसर साहब की आवाज। कैसर साहब, आपने बड़ी बात कर ली है, माजरत के साथ जरा आमिर दुरानी साहब, लास्ट 5 मिनट से आमिर दुरानी साहब को वक्त दे दीजिए। आमिर साहब, मशवरा, हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं, मजीद क्या कर सकती है? सिंपल क्वेश्चन। जी देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह कि जो अब तक हुकूमत ने किया, मेरे ख्याल में दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे तो किसी एक प्लान के तहत किया है। हम लोग पिछले 6 हफ्ते से शुरू के 2 हफ्ते मैं भी काफी क्रिटिसाइज करता रहा कि ये हुकूमत कोई प्लान नहीं कर रहा है, एक जगह बैठी भी नहीं है। लेकिन वो एक बात ये थी कि चूंकि सब जगह एक किस्म की ज़ुबान वाली थी, तो उसमें हम लोग सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन इस वक्त सबसे पहली चीज जो हुकूमत ने कर दी है, वो जो 1.2 का पैकेज आया है, उसके अंदर जो इजाफी चीजें करने की जरूरत है, वो आपने देखा होगा हमाद अजहर साहब ने इस पिछले हफ्ते कुछ जिक्र किया है कि जो छोटे हमारी बिजनेसेस हैं, जिसको हम SME कहते हैं, और मैं ये प्लीज क्लियर कर दूं कि SME कलेक्टिवली इस वक्त हमारी कोई 3.5 मिलियन है, तकरीबन आपका 50 मिलियन से ज्यादा वर्कर इसमें एम्प्लॉयड है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत हुकूमत को है कि वो कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करे जिससे इस वक्त जो SMEs हैं वो टूटे नहीं। और मैं जरा 1 मिनट दीजिए, मैं इसको समझाता हूँ। SME और छोटी बिजनेस जो होती है वो बहुत ही एक फ्रेजाइल चीज होती है, यानी कि 6 बंदों की बिजनेस, 10 लोगों का किराने का स्टोर, या जिस तरह हमारी बिजनेस है 12 लोग काम करते हैं। तो ये वो बिजनेसेस होती हैं जिनको आपको एम्प्लॉयज रखते, बनाते, काम करते, और ये डे टू डे चलती हैं, यानी कि ये महीने के महीने आमदन पे चलती हैं। ये बिजनेस के लोग एक दफा तितर बितर हो गए तो वो बिजनेस को दोबारा असेंबल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपने देखा है कि ज्यादातर ममालिक ने सबसे, और इसमें बांग्लादेश सर फहरिस्त है इस पूरे बर सगीर में, कि उन्होंने और पहले दिन से डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपने एम्प्लॉयज रखे हैं उनकी आप कुछ फीसद उनकी तनख्वाहें दे सकें,
आपके जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं, यानी कि आपने कहीं किराया देना है मकान, अपनी दुकान का, आपने कोई बिजली का बिल देना है, उसको कैसे हुकूमत मदद करे। और इसमें जो एक छुपा आंसर है, जो कि सब ये कह रहे थे कि जी हमारी पुश इकोनॉमी है, मैं ये आपको पहले बता दूं कि इस काम को अगर हम करें, और वजीर आजम ने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र भी किया है कि अब कोई भी जो बंदा जो कि मुलाजमत से निकाला गया है या उसकी आमदनी रोजी कम हो गई है, वो भी बिस्ट के थ्रू उसको कुछ इनकम देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये कदम पूरा नहीं है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज इकोनॉमी के लिए, और उसका ताल्लुक है पब्लिक हेल्थ से। और ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि हम लोगों को ये जो लॉकडाउन है, इसके बारे में ऐसे बयान देना कि अब ये लॉकडाउन उठ जाएगा, ये बयान बिल्कुल गलत है। ठीक है, हमें इस इकोनॉमी को चलाने के लिए स्मार्ट, यानी कि इकोनॉमी के कुछ हिस्सों को खोल के स्मार्टली ऑन करना पड़ेगा, और ये वो तरीका है जो कि ज्यादातर ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। आफ्ताब जहांगीर साहब, कैसर साहब की रिकमेंडेशन जो है उससे एग्री करेंगे, पेट्रोल में मजीद 20 रुपए की कमी? अच्छा देखिए शहजाद भाई, कि अगर अब 50 कर देंगे तो कैसर भाई कहेंगे यार इसको 30 होना चाहिए था, समझे ना। तो वो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत भी और ये जो हमारा ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, क्योंकि कैसर साहब खुद भी फाइनेंस के चेयरमैन रह चुके हैं, वो अपने हालात को देखते हुए जो गुंजाइश बनती है उसके मुताबिक उन्होंने रिलीफ दिया है। अब सिंगल डिजिट के अंदर इंटरेस्ट रेट को लेकर आए हैं। लेकिन देखिए, मैं फिर एक बार आपसे कहूंगा कि मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त हैसियत पाकिस्तानी कौम के हमें जो है एक दूसरे का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल अभी दुरानी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि देखिए छोटा बिजनेसमैन, छोटा दुकानदार वो परेशान होगा जो किराए की दुकान पर रहता है। तो मालिक मकान को चाहिए कि उसको थोड़ा रिलीफ दे, उसको बोले भाई ठीक है, अगर आप 10,000 किराया देते थे तो मैं आपसे 5,000 लूंगा, बाकी जब आपके हालात बेहतर हो जाए तो वो मेरे जो 15,000 हैं जो आपका बैलेंस हो जाता है वो मुझे वापस कर दीजिए। लेकिन एकदम मतलब इस तरह की सूरत हाल ना करें कि लोगों को एक परेशानी हो। अब हुकूमत ने एक रिलीफ पैकेज दिया है कि 12,000 उन लोगों को दिया जाएगा जो बेरोजगार हो रहे हैं, ताकि उनको भी 12,000 मिले तो वो भी थोड़ा सा अपना सिलसिला चला सके और लोगों को एक आसानी मिले। देखिए ये टाइम लगेगा, मैं ये फिर बार बार कहता हूँ, ये टाइम लगेगा। दोबारा से तकरीबन 6-7 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे अपने आप को दोबारा से यूज टू करने के लिए और एक स्टैंड करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, आप ये समझ रहे हैं 6 से 7 महीने अभी लगेंगे, और इसमें अवाम को भी हुकूमत का साथ देना है और अपोजिशन को भी। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। कैसर अहमद शेख साहब, आपके वक्त के लिए भी बहुत शुक्रिया। और आमिर दुरानी साहब, आप अपनी माहिराना राय दे रहे थे मईशत के हवाले से, आपके वक्त के लिए भी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अभी आफ्ताब जहांगीर साहब आखिर पे कह रहे थे कि जो मालिक मकान है या मालिक दुकान है उसको चाहिए कि वो अपने तौर पे अपना जो किराएदार है उसको रिलीफ दे। लेकिन मुझे लगता है कि फिर गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को पाबंद करने के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ सामने ला सकती है ताकि वो इस पर अमल दरामद करे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मालिक मकान होगा जो खुद अपने किराएदार को रिलीफ देना चाहे। शहजाद, मुश्किल होगा, और हुकूमत यकीनन जबरन तो किसी से कोई काम नहीं करा सकती कि अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन जो पेट्रोल की बात कर रहे थे, देखें पहले ये ऑर्डर जारी किया गया था ना कि अगर कोई किसी से किराया न देने की वजह से, कोरोना के हालात की वजह से बेदखल करता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कम से कम ये जरूर किया जा सकता है कि अगर वो अभी किराया देने की पोजीशन में नहीं है तो 1-2 महीने बाद किराया वसूल कर लिया जाए। अगर किराया कमी नहीं कर सकते तो ये एक पब्लिक सर्विस होगी। लेकिन मैं कैसर अहमद शेख साहब की बात से माजरत के साथ इत्तेफाक नहीं करूंगा कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। पेट्रोल कौन इस्तेमाल करता है? वो लोग जिनके पास गाड़ियां हैं जहां पे ज्यादा कंजम्पशन है या किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। उसका असर आम लोगों पे भी तो आता है ना। आम लोगों पे देखिए, गुड्स ट्रांसपोर्ट को आप देखिए, अगर ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे मुल्क में नहीं चल रही, अभी तो बंद है, बिल्कुल बंद है। इस मौके पे जो अगर पेट्रोल की प्राइस आप कम ना करें और वो जो पैसे हैं वो आप उन लोगों को जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें, तो जस्ट इमेजिन कि आप कितना उसमें रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये एक ओपिनियन है कि कम से कम मजीद कम करना मेरे ख्याल में इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। अगर अभी भी ये कम ना किया जाता तो वो भी दुरुस्त होता। खैर, अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब। अभी गुफ्तगू हो रही थी और उसी से मैं चाहता हूँ आगाज कर लेते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी, एक ओपिनियन आई थी। मेरा व्यू पॉइंट यह है कि जो कमी की गई अगर वो भी ना की जाती और उस पैसे को कोरोना रिलीफ फंड में इस्तेमाल कर लिया जाता तो मुनासिब होता। आपका टेक चाहूंगा। देखें, जो कमी की गई है उसके बाद हमारे रीजन में पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइसेस इस वक्त लोएस्ट हैं। बहरहाल ये तो अब एक कमी हो चुकी है, इसके डिस्कस करना कि ये ना होती तो इसमें हम ये कर लेते। इसका एक मकसद ये भी था कि महंगाई और आम आदमी को रिलीफ मिल सके।
जो महंगाई का इसका बराह रास्त असर होता है पेट्रोल की प्राइसेस का। तो जाहिर है कि ये भी एक अहम कदम था जो हुकूमत ने उठाया, और लेकिन मज़ीद कम करने की मेरा ख्याल है अब ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारी पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो रीजन में सबसे कम है। जी आसमा। ठीक है। अच्छा, और बाकी जो तजावीज़ दी गई हैं पॉलिसी रेट के हवाले से कहा गया है, अपोजिशन की जानिब से बार बार ये बात की जा रही है मजीद कम किया जाना चाहिए। बिजली के बिल जो हैं, गैस के बिल जो हैं, हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए कि अगले 3 माह के लिए और पिछले 2 माह के जो हैं वो नहीं लिए जाएंगे। क्या हमारी हुकूमत इस पोजीशन में है? क्या हमारी मईशत की जो सूरत हाल है वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम इन इक़दाम की तरफ जा सकें? देखें, बिजली के बिलों के हवाले से तो ऑलरेडी कुछ ऐलानात हो चुके हुए हैं, जिसमें एक सर्टेन लो मीटर रीडिंग के ऊपर जो है वो बिल्स जो हैं वो बगैर किसी इंटरेस्ट के उसको किस्तों में पे किया जा सकता है, और अगर इसमें मज़ीद ज़रूरत होगी तो वो भी किया जा सकता है। हुकूमत हर वो कदम उठाने के लिए तैयार होगी जिससे कि आम आदमी के ऊपर बोझ जो है वो कम हो सके। ठीक। और अहमद जवाद साहब, ये जो राब्ते का फुकदान या जो इल्ज़ाम तराशियाँ हैं, इसमें अपोजिशन को तनकीद का निशाना अगर बनाते हैं तो मुनासिब है, लेकिन माहौल ठीक रखने के लिए हुकूमत का एक बड़ा अहम किरदार है जो कि आइंदा कौमी असम्बली के इजलास में भी आप समझते हैं नज़र आएगा? देखें, ये जो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें या एक कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बाज़ औक़ात नज़र आती है सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान या अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। देखें, कोरोना एक ऐसी सूरत हाल है कि इवन अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स जो हैं वो तकरीबन अपोजिट स्ट्रेटजी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स कह रहे हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, रिपब्लिकन्स कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। ट्रंप का आप की जो इसमें ओपिनियन है वो आप सबको पता है कि वो चाह रहा है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ वापस जाएं, और वहाँ पे भी उनकी 16 स्टेट्स जो हैं वो लॉकडाउन जो हैं वो सॉफ्ट कर चुकी हुई हैं, और अब वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू कर रही हैं। इसी तरह से इटली में और यूरोप के 1-2 और मुल्कों में अगले 1-2 रोज़ में लॉकडाउन जो है उसको रिलैक्स किया जा रहा है। देखें, ये कोई ऐसा फार्मूला कोई नहीं है कि हम लॉकडाउन करें या ना करें। ये हर मुल्क ने, हर सूबे ने, हर स्टेट ने दुनिया में अपने मारूजी हालात को देखते हुए, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हुए, अपने कोरोना के नए केसेस की तादाद को देखते हुए उस हिसाब से ये फैसले करने हैं। तो ये अपोजिशन के साथ जो अगर कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन है तो वो आपको और जगहों पे भी नजर आएगा, क्योंकि इसमें 2-3 ओपिनियंस जो हैं वो पूरी दुनिया में चल रही हैं। एक ओपिनियन ये भी है कि कोरोना जो है वो है ही नहीं, ये एक फ्रॉड है जी, ये तो बस ऐसे ही जो है ना कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं या किसी ने इसको अपने मुफाद के लिए जो है, तो ये भी एक ओपिनियन जो है। इसके ऊपर बड़े बड़े वो एक्सपर्ट्स की वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर नजर आती हैं। तो ये भी एक अहम काना किस्म की जो है ओपिनियन जो है लोगों में आती है। दूसरी तरफ एक ओपिनियन ये है कि वो कहते हैं कि इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज जो है वो लॉकडाउन है, और बड़ा सख्त लॉकडाउन। अब आप इंग्लैंड की अगर एग्जांपल ले लें तो वहाँ पे बड़ा सख्त लॉकडाउन किया गया, लेकिन उसके बावजूद आज इंग्लैंड में टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं यूरोप में नंबर 1 पे आ गई हैं, इटली को वो क्रॉस कर चुका हुआ है। तो देखें, ये इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, और तमाम कंट्रीज ने हर 1 हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया है, ये देखते हुए कि कोरोना कितना बड़ा थ्रेट है, और उसके साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो कम होने की वजह से मुल्क की मईशत को, और इस मुल्क में जो कम आमदनी वाले लोग हैं या गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग हैं वो उनकी इस वक्त कितनी कैपेसिटी है।
तो ये कॉन्स्टेंटली एक रिव्यू की जाती है सिचुएशन, और उसके नतीजे में ठीक है, सिचुएशन को देखने के बाद पॉलिसी जो है वो रिव्यू भी की जाती है। बहुत सारे ऐसे फैसले जो किए जाते हैं वो बाद में वापस भी लिए जा सकते हैं, और ऐसा ही हमारे वजीर आजम ने भी कहा है कि अगर अवाम या दुकानदार इन SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो फिर ये फैसले वापस लिए जा सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में आज शहजाद ने भी ये बात की है, हम भी पिछले 2 महीने से यही सूरत हाल देख रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर बड़े खुलेआम तरीके से तमाम चीजों की खिलाफ वर्जी हमें होती हुई दिखाई दे रही है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, दुकानदार शटर गिराकर बाहर खड़े हैं, अंदर ले जाया जाता है, कस्टमर्स को शॉपिंग कराई जाती है, लोग बाहर आ जाते हैं। शऊर की कमी है, आगाही की कमी है अभी भी हमारे लोगों में। इस शऊर को उजागर करने के लिए, लोगों को मजीद आगाही देने के लिए SOPs तो आपने मुतारिफ करा दिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपको मजीद इकदाम भी करना है? कि दुकानदारों को तो ये डर होगा कि उन्हें जुर्माना हो जाएगा, अफाम को भी सर कोई डर होना चाहिए। कोरोना से तो डरते दिखाई नहीं दे रहे लोग यहाँ पर। देखिए, ये आपका जो सवाल है ये सबसे पर्टिनेंट सवाल है इस वक्त हुकूमत के लिए भी और अवाम के लिए भी। और मैं इस सवाल के जवाब में ये नहीं कहूँगा कि आप गलत कह रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन इसमें 2 चीज़ें थोड़ा सा मैं डिस्टिंग्विश करना चाहूँगा। एक होती है अवेयरनेस, और एक दूसरा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया शऊर का। शऊर का ताल्लुक होता है इंसान के एटीट्यूड के साथ। जहाँ तक अवेयरनेस का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि पिछले 2-2.5 महीने में पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी जितनी अवेयरनेस मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पैदा की गई है, तो हर इंसान को अब वो उंगलियों पे गिन सकता है कि उसने क्या क्या जो है एहतियाती तदाबीर कर। सही, बिल्कुल। लेकिन इशू जो है वो शऊर का है, वो एटीट्यूड का है, और उसका ताल्लुक हमारी अपनी कौम के एक बिल्ट इन हमारा जो एक एटीट्यूड है उसके साथ है। अब इस शऊर को जो है आप ओवरनाइट और इस एटीट्यूड को ओवरनाइट दुरुस्त नहीं कर सकते, और मेरा ख्याल है कि इसका हल जो है वो एक सख्त रेगुलेशन में है। और ये इसका ताल्लुक लॉकडाउन से नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो रेगुलेशन से है जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनको अपना रोल प्ले करना होगा कि अगर किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बाहर बिल जमा करवाने के लिए या कोई चेक जमा कराने के लिए या कैश निकलवाने के लिए या कोई ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए अगर कोई लाइन लगी हुई है तो उस क्यू में 6 फुट का डिस्टेंस पैदा करें। ये ना हो कि एक इंसान दूसरे के ऊपर चढ़ा हो, जैसा कि हम देख रहे हैं और आपने इसी की तरफ अभी नादरा के ऑफिसेस के बाहर भी हमने ऐसे ही मनाजिर देखे अहमद साहब। जी जी, देखें अब इसमें मैं ये कहूँगा कि देखें ये एक इशू है। अब हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि हमारी कौम का एटीट्यूड जो है वो ऐसा है कि उसमें नज़्म ज़ब्त की कमी है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। ये इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पे फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का ताल्लुक है कि अगर वो नादरा के ऑफिस के बाहर हैं तो ये नादरा की जिम्मेदारी है कि वो उस क्यू को उस सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक लाइन अप करें। अगर वो किसी बैंक के बाहर खड़े हैं तो उस बैंक की जिम्मेदारी है। तो ये हुकूमती अदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स जो हैं ये उनका काम होगा। सिर्फ इस बात से तवक्को करना कि हमने अवेयरनेस पैदा कर ली है तो अब जब कोई बैंक के बाहर जाएगा या नादरा के दफ्तर में जाएगा तो वो अगले से 6 फुट का डिस्टेंस रखेगा, ये नहीं होगा। तो इसमें मैं ये समझता हूं कि ये एक एरिया है कि जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हुकूमत को, सूबाई हुकूमतों को, हमारे पुलिस के इदारे को, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पब्लिक सेक्टर को इस पे मेहनत करने की जरूरत है और ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अहमद साहब एक और चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी वजह से भी आवाम बहुत ज्यादा परेशान है, ये जो शिकवे हैं, शिकायतें हैं, वफाक कुछ कहता दिखाई देता है, सूबे कुछ और करते हुए हमें दिखाई देते हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारियां, जैसे भी आपने बात की ना कि दुकानदार की जिम्मेदारी ये है, कस्टमर की जिम्मेदारी ये है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं जब हम खासतौर पर सिंध की बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें वफाक पर इल्जाम लगाती हुई दिखाई देती है। मेयर जो है कराची के वो ये रोना रो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी उनके साथ ज्यादती कर रही है। अब सिंध के अवाम के हवाले से खास तौर से मैं उनकी जानिब से आपसे सवाल ये पूछना चाहूंगी कि असल में जिम्मेदार कौन है सर? ये क्या हो रहा है सिंध के अवाम के साथ? वो तो कुछ नहीं समझ पा रहे, आप कुछ अगर समझा सकें। देखें, एक तो
18th अमेंडमेंट के बाद हमारे सूबे जो हैं वो हेल्थ, एजुकेशन और इसके अलावा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो होता है एक सूबे के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, वो सारी की सारी जो है वो बिल्कुल खुद जिम्मेदारी मुख्तार हैं सूबे वो, की। बिल्कुल। अब वो चाहे वो सूबा सिंध हो, चाहे वो सूबा पंजाब हो या वो केपी हो, वहां पे फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने अगर एहसास प्रोग्राम के तहत जो है रकम की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो वो भी सूबे के हवाले की गई है कि आपने इसको इस तरीक़ाकार के मुताबिक और उनको फंड्स दे के कि आपने इसको एडमिनिस्टर करना है। तो यहाँ पे मेरा ये ख्याल है कि सूबों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, और खास तौर पे जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो ये एंटायरली सूबे की जिम्मेदारी है। अगर आज पंजाब के अंदर जो है टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो अगर 5-6,000 पर डे पे चली गई है और सिंध के अंदर वही टेस्टिंग कैपेसिटी अगर 3,000 है, तो उसमें सिंध की हुकूमत को अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी। और उसका जो मेडिकल का एक जो एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है, अब जैसे एक डॉक्टर कराची में जिसकी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई कि वो एम्बुलेंस में वेंटिलेटर ढूंढते डॉक्टर फुरकान, बिल्कुल जी। अगर एक डॉक्टर, जिससे आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जिसको इस सिस्टम का हेल्थ केयर का पता है, उसकी अपनी कम्युनिटी है, उसके रिसोर्सेज हैं, अगर उसका ये हाल हो सकता है तो फिर आम आवाम का क्या हाल होगा वहां पर। बिल्कुल अहमद जवाद साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। बहरहाल आपके वक्त के लिए, आपने हमारी ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद जवाद साहब ने बड़ी आखिर में एक बड़ी अहम बात की, मैं उसका जिक्र भी करना चाह रही थी। जो कि डॉक्टर फुरकान के साथ हुआ वही अभी फिर से एक इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है। रिपोर्ट जब तक आएगी मेरे ख्याल में लोग इस मसले को वैसे ही भूल चुके होंगे, तब तक और इतने सारे मसाइल खड़े हो गए होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों का जो फॉलो अप है वो लेते रहना चाहिए और उस जड़ तक पहुंचना चाहिए जिसकी वजह से ऐसे लोगों की जान चली जाती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या था कि ये डॉक्टर फुरकान जिस अंदाज में उनकी मौत हुई और वो वेंटिलेटर तलाश करते रहे उनकी फैमिली, इंक्वायरी और बहुत से वेंटिलेटर्स फ्री थे कराची शहर के अंदर उस वक्त। इट्स वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगेन बार बार हम उन अपने डॉक्टर्स को, उन पैरामेडिक स्टाफ को सैल्यूट पेश करते हैं कि जो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो शहीदी कहा जाएगा उन्हें, कि जो शहीद हुए और जो अभी खतरा इतना बड़ा मोल लेकर इस मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, तो यकीनन वो हमारी तहसीन के मुस्तहिक हैं और यकीनन हम समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी इसी तरह काम करते रहेंगे। बिल्कुल जी, वक्त हमारे पास कम है, इजाज़त दीजिए, एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।